नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं 2022-23 के बजट पर एक विशेष रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं हमारे मथुरा शहर के बहुत ही सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट काल के बीच में देश का आम बजट पेश किया है। 5 राज्यों के बीच में होने वाले चुनाव के बीच में देश का आम बजट पेश किया गया है। ऐसे में जहां आम जनमानस को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, तो वो अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई, उस पूरे बजट पर विश्लेषण क्या है। हालांकि इट इज़ टू अर्ली, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास बहुत सारा अपना एक ज्ञान है जिसके आधार पर इन्होंने तुरंत उसकी समीक्षा अवश्य कर ली होगी। तो यहाँ जानने की कोशिश होगी कि आज ये जो बजट आया है ये क्या संदेश दे करके जा रहा है। कुलदीप अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या देखा आपने इस बजट में, क्या पाया? कुछ नए चेंजेस, कुछ नए रिफॉर्म्स या कोई नई बड़ी घोषणाएं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से ही जब अकाल पड़ता था तो क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे वो पोखरें बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास करते थे। तो ये इंडिया का एक तरह से संकट काल है और सरकार ने भी वही करने की कोशिश की है पिछले साल भी और इस साल भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो 25 साल का एक विज़न बनाया है, रोड मैप बनाया है कि हम गतिशील भारत कैसे बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने कई सारे सड़कें बनाने की, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने की वो घोषणा की है। वो अच्छा कदम है, लेकिन एक साथ साथ जो मध्यम वर्ग और छोटे बिजनेसमैन जो राहत चाह रहे थे कि बजट में ऐसा कुछ मिलेगा ताकि उन्हें त्वरित राहत मिलेगी, कोई एकदम से ऐसा बेनिफिट मिलेगा जिससे वो बच सकते हैं, कुछ उसका सामना कर सकते हैं, वो उम्मीद पे खरा बजट नहीं उतरा। ये जरूर शिकायत रहेगी लोगों की। बाकी बजट ठीक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, जिसको हमें आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका हमें मिलेगा। क्या देखते हैं संजीव भाई पूरे बजट में? आपको लेकर के आपके बड़े क्रिटिक्स भी हैं यहाँ पर, इसलिए आपको संभल के बोलना पड़ेगा। एक्चुअली जब मैं बजट के लिए आ रहा था तो एक बार को तो मुझे लगा कि शायद इस बार का बजट 5 राज्यों का मैनिफेस्टो ना हो और पब्लिक को काफ़ी लोक लुभावनी बातें सुनने को मिलेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये जैसे कहते हैं ना, समृद्ध भारत का समृद्ध बजट, तो ये एक भारत की जो नींव पड़ी है इंफ्रा को डेवलपमेंट करने की, उसको लगातार जारी रखने के लिए बजट पेश किया गया। इसमें समाज को वर्गों में नहीं बांटा गया कि नौकरी पेशा को कुछ राहत दे दी या किसानों को कोई राहत दे दी। सब पूरे भारत देशवासियों के लिए इंफ्रा को मजबूत करने के लिए 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा गया है, जो अब से पहले कभी नहीं रखा गया। सोचिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये सिर्फ आर्थिक विश्लेषक या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ही ज्ञाता या गुरु नहीं है। इसके अलावा इन सब की अपनी भी वेवलेंथ है, इन लोगों के पास अपनी भी सोच है और इनका अपना अपना बहुत पॉलिटिकल सेंस भी बहुत मजबूत है। संजीव भाई को लेकर के ये कहा भी जाता है। तो अभी अगर मैं आपको उसी बात से जोड़ करके देखूँ, ये मेरा बहुत सामान्य प्रतिक्रिया थी, इसको किसी अन्य मायने में मत लीजिएगा, इधर उधर लोग भले ही मुस्कुराते रहें। तो ऐसे में आपने तो ये समझ लिया कि 5 राज्यों में चुनाव है, मैनिफेस्टो जैसा क्यों ना होता ये बजट, तो आपने कहा नहीं, मुझे नहीं लगा। तो इसे करेजियस स्टेप भी माना जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हमें चुनाव नहीं देखना, जहां भाई सब जाके कहते हैं कि अकाल के दौर में भी इंफ्रा पे, डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। लेकिन क्या और लोग समझ पाएंगे जो उम्मीदें लेके बैठे थे, जो पिछले 3 वर्ष, लगभग 3 वर्षों से कोरोना संकट काल से जूझ रहे थे, जिनकी बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, जिनके पास अभी अपने बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भरने के लिए भी बहुत सारी क्राइसिस है, तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को निराशा होगी, क्योंकि बजट में हर आदमी रेवड़ियों की आस तो लगा के रखता है, तो वो इस बजट में अभी तक तो नहीं दिखाई दी है। 135-40 करोड़ की जनता आबादी वाले देश में हर समय रेवड़ियां मिल सकें, ये संभव हर समय तो नहीं है। ये भी नहीं है, क्योंकि इस बार रेवड़ियां बजट में नहीं बटी हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन दिया है, या आज ही बजट की अगर घोषणा लें तो उन्होंने गरीबों के अलावा मध्यम वर्गीय लोगों को भी PM आवास से जोड़ा है, उनको भी PM आवास मिलेगा, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा आवंटन किया गया है, जो सरकार गरीबों के लिए मकान देती है। मैं अभी लौट करके आपसे नंबर भी मांग लूंगा। क्या देखा सर आपने बजट में? सर, नॉर्मली बजट जैसा सर ने कहा कि मतलब जो एक्सपेक्टेशन दी है आम आदमी की, मिडिल क्लास की, वो पूरी नहीं हुई है। आपकी हुई? सर, हम एज मतलब क्लाइंट बेस के हिसाब से सोचे तो जैसा हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका ये मेनली ये रहता है कि जो ITR में मेनली रहता है उसके हिसाब से उनकी अपेक्षा इसकी मुझे लगता है एक वजह भी है, आप सब लोगों से भी मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। इसकी एक वजह भी है कि ITR पे ही हमेशा फोकस क्यों। इवन मैं भी देखूंगा तो मुझे लगेगा जाकर के इस पर मुझे आज बोलने के लिए एक अलग मेरे पास स्पेस मिल गया कि मैं एक पैकेज बना लूँगा, क्योंकि वो बहुत सरल सा होता है। बहुत सारी बातें बड़ी गूढ़ ज्ञान की होती हैं, शायद समझ में नहीं आती, लेकिन इतने लाख रुपए पे इतने कम हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, ये आसान समझ होता है, इसलिए सबकी उस पर बहुत सारी फोकस रहता है, लोग ध्यान देते हैं। सर, एक मध्यम वर्गीय आदमी तो यही चाहता है कि उसका ITR बेस मजबूत हो,
वो धीरे धीरे जैसे अब आज की तारीख में आदमी ये चाहता है कि छोटे रूप में हम टैक्स के रूप में मतलब सरकार पिछले को बजट में जब ITR को लेकर के तालियां बजी थी वो इस बार नहीं हो पाई। नहीं हुई। आप क्या मानते हैं सर, कैसे देखा आपने बजट को? सर इस बार अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो सरकार ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है आम टैक्स पेयर को। लेकिन जो अभी तक प्रॉब्लम थी, जो इंडिया क्रिप्टो की साइड जा रहा है, तो क्रिप्टो में अभी तक ये था कि बैन करेंगे कि लीगलाइज करेंगे, उसका कुछ नहीं पता था। लेकिन आज क्लैरिटी दी है टैक्सेशन लगा के। कितने लोग हैं देश में जो क्रिप्टो पर काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है क्रिप्टो? 30% आप क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर टैक्स ले लेंगे, उसके खरीद बिक्री पे 1% TDS काट लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं देश में जो लोग क्रिप्टो पे इंटरेस्टेड हैं? 18 करोड़ लोग हैं देश में। 17-18 करोड़ है 17-18 करोड़ हैं जी। तो आपको लगता है कि ये बड़ी घोषणा है? क्रिप्टो इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं हो सकती थी, आप मानते हैं? सर जो डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्होंने योजनाएं निकाली हैं। एक तो जो लिटिगेशन है उनको कम किया है, जैसे अगर कोई इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं उन पे AO एडिशन नहीं करेगा। दूसरा जो इन्होंने रिवाइज रिटर्न का टाइम कम किया था, 2 साल हो गया, उसको बढ़ा के उसको 2 साल कर दिया है। तीसरा, अगर कोई जैसे अभी जो स्कीम लाए थे इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, उसको इन्होंने एक तरीके से परमानेंट कर दिया। यदि कोई तो आप जैसे आप जाकर के जब किसी और कंसल्टेंट भी आप होते हैं, आप लोगों की इन चिंताओं को मुक्त करते हैं, उनकी बुक्स भी मेंटेन करते हैं, तो ऐसे आपको लग रहा है कि वो लोग जो आपसे जुड़े होते हैं, आपकी क्लाइंट बेस, वो खुश होगी इन सब चीज़ों से, उनको ईज मिलेगा? डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग निश्चित ही ये अच्छा बजट है। आलोक भाई, क्या लगा, क्या पाया आपको? कुछ मिला नहीं मिला है या हाथ खाली है? मैं एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सोसाइटी के लिए तो हाथ खाली हैं, क्योंकि वो जो 2.5 लाख का जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो अभी तक 3 की बात चल रही थी, 3 तक बढ़ाएंगे, वो भी नहीं बढ़ाई है। वो भी 2014 से 2.5 लाख ही चल रही है। और अभी क्या है, कोई आदमी टैक्स पे करना चाहे तो 5 लाख तक नील टैक्स है। अब वो क्या है, पहले क्लाइंट का ये था 1,000 टैक्स दूँ, 2,000 दूँ, 5,000 दूँ, अब क्या 5 लाख तक तो नील टैक्स है। और 5 लाख 1,000 पे सीधे 12,500 टैक्स है। तो एक 5 लाख से ऊपर जो स्लैब रेट जो 20% 5 से सीधे हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिससे वो 15% तक की उम्मीद थी लेकिन नहीं हुई। नहीं हुई वो तो दिक्कत की बात है। रोहित भाई, अभी यहाँ पर वैसे और लोग भी हैं जिनके मैं शायद नाम नहीं ले पाया, लेकिन अभी आप हाल ही में निर्वाचित भी हुए हैं, उसके लिए आपको बधाई। क्या कुछ मिला सर बजट में? सर कोई खास नहीं है, आम जनता के लिए कोई खास बजट नहीं है। और देश के लिए? पब्लिक जो सोचे बैठी थी कि मेरी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी या ATC में लिमिट बढ़ेगी, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे कुछ अलग बेनिफिट होगा, सब तरफ से निराशा ही हाथ में लगी है। लेकिन देश के लिए ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बजट है। गवर्नमेंट जो हर घर में पानी लाने की योजना है उसे बढ़ा के 6.5 लाख घरों तक हर स्टेट में और करोड़ों रुपए इस पर खर्च करने के लिए उन्होंने अपना प्रोविज़न करा है। साथ में पूरे पर्वत श्रेणी जितनी भी इंडिया में है वहाँ PPP मॉडल पर सड़क बनाने का प्रोविज़न लाई है। और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस काफ़ी अच्छा है, जो आम जनता के समझ से थोड़ा सा बाहर की चीज़ है, लेकिन आम जनता के लिए तो कुछ ना कुछ खाली है, अभी हाथ में दिल में टीस है उसको। तो ये थी मथुरा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से उनकी बजट पर प्रतिक्रिया। उनका कहना है कि मिडिल क्लास सैलरीड खाली हाथ सा महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 राज्यों में जब चुनाव था तो ऐसा लगता था कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के इस बजट को 5 राज्यों के मैनिफेस्टो के तौर पर कहीं प्रस्तुत ना कर दें। ये भी कहा जा रहा था कि देश में अभी कृषि सुधार बिलों के बाद जो आंदोलन चला, उसके बाद जब उन बिलों को वापस लिया गया तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी कुछ अलग घोषणाएं आ सकती थी। लेकिन यहाँ समीक्षा के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि जहाँ एक तरफ सुधार के नए कदम उठाए गए हैं, वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी भारत सरकार के इस बजट में काफ़ी कुछ है, जिसके परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत बेहतर नजर आएंगे। ये थी बजट पर हमारी समीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मुझे मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।